ओके, सो हमने बात की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेट प्रॉफिट से शुरू, और हमारा जो पहला पॉइंट था दैट वाज यहाँ पर कि अच्छा, फ्री सैंपल कॉस्टिंग 25,000% टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर्स। फ्री सैंपल को डेबिट और परचेजेस को हमने क्रेडिट किया था, और हमने कहा था कि उस परचेजेस का क्रेडिट जो है वो आपको किधर शो करेगा। ये नील वाला क्या इम्पैक्ट था बोला? हाँ, फ्री सैंपल डेबिट। ओके ओके क्रेडिट हो रही थी इसलिए कैंसिल हो गया। ओके 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 ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। इसका इम्पैक्ट जो था वो नील इसलिए था कि ये नेट प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट पे हम अब इसके इम्पैक्ट यहाँ पर ही देखते चले जाते हैं। मैं जस्ट टाइम सेव करना चाह रहा हूँ कि आपको बहरहाल परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो परचेजेस का जो क्रेडिट है वो ये आपने यहाँ पर शो कर दिया। ओके, अब मेरे साथ रहिएगा बेटे। दूसरा ये है ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। अब ड्राइंग्स का डेबिट और परचेजेस का क्रेडिट। अब ड्राइंग्स का डेबिट जो है वो परचेजेस का क्रेडिट आपको ग्रॉस प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा परचेजेस का। ओके, और जो आपके परचेजेस में इम्पैक्ट है ग्रॉस प्रॉफिट में, अल्टीमेटली वो देखो नेट प्रॉफिट को भी तो रिड्यूस करेगा ना। हमने यहाँ पर सॉरी ये क्या था, परचेजेस का क्रेडिट है नॉट डेबिट, परचेजेस का क्रेडिट है, वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स को भी तो इम्पैक्ट करेगा। ये बात अगर नहीं समझ आई तो आई रिपीट दिस। देखो बेटे, हमने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट क्यों किया था? क्योंकि परचेजेस अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट की आइटम है और इनकम स्टेटमेंट में इम्पैक्ट रखती हैं। अब उससे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट है वहाँ से वो इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है। तो बहरहाल ग्रॉस प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट आएगा, तो अल्टीमेटली वो नेट प्रॉफिट को भी असरअंदाज होगा। ये बात अगर समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा, अगर समझ आ गई तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका नहीं है, रिपीट कर दे सर। रिपीट कर देता हूँ बेटे। देखो बेटे जी, आपके पास सेल्स है सपोजली 10,000 की। आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ओपनिंग इन्वेंटरी है 4,000, परचेजेस उसमें है, मैं आसान एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, 6,000, और क्लोजिंग इन्वेंटरी उसमें है 3,000। आपने जब ये किया तो आपके पास 7,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 3,000 आ गया। अब यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो फॉर एग्जांपल 1,800 हैं, और आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है 1,200। अब बड़ी समझदारी से आपने दो पॉइंट्स देखने हैं, दो पॉइंट्स। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जिसमें हम ड्राइंग्स को डेबिट करके परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, और वो है सपोजली 500 रुपीज़ से। और एक है सपोजली रिपेयर्स को डेबिट करके परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं 200। अब देखिएगा नंबर 1 का इम्पैक्ट क्या है। ओके,
नंबर 1 का इम्पैक्ट ये है कि सेल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्स तो उतनी ही आपकी आ जाएंगी। आपकी परचेजेस जो हैं 500 से रिड्यूस हो रही हैं। मैं अभी सिर्फ नंबर 1 यहाँ पे इम्पैक्ट लूँगा और नंबर 2 का इम्पैक्ट इस कॉलम में लूँगा। ओके, आपकी परचेजेस जो हैं 500 से रिड्यूस हो रही हैं। 500 से रिड्यूस होने का मतलब कि 4000, ज़रा ज़ुबानी साथ चलेंगे तो मेरा कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं चलें आप लोगों को ज़्यादा बॉदर नहीं करता। परचेजेस मेरी 5500 की हैं। ओके, क्योंकि 500 जो है वो परचेजेस को रिड्यूस कर गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 और मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 6500 और इस 6500 से मेरी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3500 हो गया। अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हुआ एंड सो विल बी द इम्पैक्ट, सेम इम्पैक्ट मेरा जो है वो नेट प्रॉफिट पर भी आया। सॉरी ये 1700 हो जाएगा, 1700। तो आपने देखा नंबर 1 का इम्पैक्ट जो है इस स्टेज पर जब आया, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर जब वो इम्पैक्ट आएगा तो इम्पैक्ट अल्टीमेटली नीचे फॉल कर रहा है ना बेटे। अगर यहाँ पर मेरी कोई चीज़ चेंज हो रही है ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पर तो वो नीचे भी चेंज आगे ट्रेवल कर रही है। ओके, अब दूसरे में देखिएगा आपको ऊपर चेंज और नीचे चेंज दोनों कैंसिल हो रही होंगी। हमारे सेल्स में कोई चेंज नहीं, हमारी 4000 इन्वेंट्री उसी तरह से, परचेजेस फर्दर 200 से कम हो गई, 5300 हो गया और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी जो है 6300 हो गई, 200 से रिड्यूस फर्दर आपकी परचेसेस हो गई और उसकी वजह से आपकी 3700 की ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आपकी रिपेयर एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो गए, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2000 हो गए और अल्टीमेटली यू स्टैंड एट द सेम पोजीशन। आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो चेंज हुआ लेकिन आपका नेट प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो इम्पैक्ट हुआ लेकिन आपके वो इसमें जब चेंज आ गई तो वाला इम्पैक्ट ख़त्म हो गया और आपके अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तीसरा पॉइंट एक देखिएगा। तीसरा वो कहता है सपोजली आपने परचेजेस की थी, सॉरी आपने परचेज गुड्स को गलती से रिपेयर में आपने ड्राइंग्स को रिपेयर में आपने डेबिट कर दिया जबकि वो ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था। तो अब आप ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं और रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं कि ये हमारी 150 से ये इम्पैक्ट आया। अब देखिए ये 150 से आपका कौन सा पोर्शन अफेक्ट हो रहा है, ये रिपेयर्स वाला नीचे वाला पोर्शन अफेक्ट हो रहा है। आपके नंबर 3 ये पॉइंट है, सेल्स में कोई चेंज नहीं है, आपकी इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं, परचेजेस नो चेंज, क्लोजिंग इन्वेंट्री नो चेंज, 6300 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नो चेंज और अल्टीमेटली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो अनचेंज रहा इसकी वजह से। हाँ अलबत्ता 150 की जो रिपेयर्स थी वो अब आपकी कम हो रही क्रेडिट,
आपकी रिपेयर मीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 150 से कम हो रहे हैं, तो आपके 1850 रह जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट होगा वो 150 से इंक्रीज कर जाएगा, 1850 हो जाएगा। तो ये जो आपका इम्पैक्ट है ये आपके नेट प्रॉफिट पे सिर्फ इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स को अफेक्ट कर रहा हो। इन अ वे ये पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, जो ग्रॉस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अब देखो मुझे परचेजेस के बारे में फ़ौरन आप बताएं कि इसके अंदर परचेजेस और ड्राइंग्स का ताल्लुक है आपकी बैलेंस शीट ओनर्स इक्विटी से, परचेजिंग का ताल्लुक है ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट लॉस से। ये दो आइटम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस। परचेजेस का ताल्लुक ट्रेडिंग अकाउंट से है। अब जब सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में इम्पैक्ट आ रहा है तो अल्टीमेटली नीचे भी इम्पैक्ट गिरेगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर सिर्फ प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट आ रहा है, अब इसको देखिए रिपेयर, अगर प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट आ रहा है तो इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस तक रहेगा या ऑनर्स इक्विटी में अल्टीमेटली जाएगा। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी में अगर वो कहता है कि आप प्रॉफिट लॉस में और ऑनर्स इक्विटी में बताएं कि क्या इम्पैक्ट है, तो जो प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट होएगा नेट प्रॉफिट में वो अल्टीमेटली ऑनर्स इक्विटी को भी इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि यही वो अमाउंट है जिसने ऑनर्स इक्विटी में भी जाकर ऐड होना है। तो उसको इस तरह से आप देखेंगे कि ये इम्पैक्ट किस स्टेज पर आया। अब ये वाला इम्पैक्ट नंबर 2 का क्या था? नंबर 2 में रिपेयर्स आपकी डेबिट हो रही हैं आपके यहाँ पर देखिए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हो रही है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी अफेक्ट हुआ, लेकिन आपका जो है वो अल्टीमेटली वो इफेक्ट कैंसिल हो गया। उसमें जब चेंज जो है वो मिटिगेट होगी तो चेंज आपकी कैंसिल होगी, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया। ठीक है, आपका परचेजेस ने इम्पैक्ट लिया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का इम्पैक्ट था उसने उसको मिटिगेट कर दिया, चेंज नहीं लिया। ओके, तो इस चीज़ को यूं लो कि जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपोजिट इम्पैक्ट आ रहा हो तो प्रॉफिट लॉस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ आपके ग्रॉस प्रॉफिट में फ़र्क आएगा, नेट प्रॉफिट में कोई नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में इम्पैक्ट आ रहा है तो वो इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में भी जाएगा और नेट प्रॉफिट में भी जाएगा। ठीक है, जैसा कि केस 1 में हुआ वो नीचे ट्रेवल कर रहा है, और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट आ रहा है तो सिर्फ आपका नेट प्रॉफिट चेंज होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, वो एज इज रहेगा। बस ये 3 असूल आपने ज़हन में रखने बेटे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा जी, हम ये ग्रॉस प्रॉफिट को देख रहे हैं इस वक्त, ये वाला पार्ट, और नेट प्रॉफिट हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी इम्पैक्ट हो रहा है और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो आगे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, सैलरीज डेबिट एंड एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब सैलरीज का डेबिट जो है वो आपने क्या देखा, आपके प्रॉफिट लॉस को डेबिट हो रहा है, ये हमने कर लिया था 2083, ऑफिस रिपेयर और परचेजेस, ये हमने कर लिया था 2083 वाला। ठीक है, 2083 का इम्पैक्ट हमने ले लिया था, और अब हम देख रहे हैं आपके सैलरीज डेबिट एंड एक्रूड एक्सपेंसेस का क्रेडिट 3। अब सैलरीज एक्सपेंस का डेबिट जो है, ये सैलरी एक्सपेंस का डेबिट सिर्फ आपके नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जी बेटे, ये बात क्लियर है। उसके बाद आप आए बी में।
सेल्स डेबिट फर्नीचर क्रेडिट एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। अब सेल्स का डेबिट आपका, जी बेटा सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट में। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है ना, वो कौन सा सवाल, अच्छा कैरिज वाला, ठीक है वो मैं स्किप करके हूँ। कैरिज इनवर्ड बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेबिट होता है ना, तो वो 10,000 आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेबिट हुआ, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है वो आपका ये वाला हम 10,000 की बात कर रहे हैं कैरिज इनवर्ड की। अब ये आपका कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसका ट्रेवल डाउन होगा ना, आपका नेट प्रॉफिट भी तो इम्पैक्ट होगा। तो वो आप देखें 10,000 ये ट्रांसपोर्टेशन इन आपको ग्रॉस प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और उसका ट्रैवल डाउन हो रहा है, आपका नेट प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, हाँ बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं? जी सर ठीक है। ठीक है, जी ठीक है। जो आपका ट्रेडिंग का, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो बेटे जो ट्रेडिंग अकाउंट में इम्पैक्ट आ रहा है, अब जैसे कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इंक्रीज करता है, परचेजेस में ऐड होता है। अब आपने कैरिज इनवर्ड्स को अगर डेबिट किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हुआ और वही नीचे ट्रेवल डाउन करेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट, वही ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपके नेट प्रॉफिट को भी तो रिड्यूस करेगा। तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में दोनों में चेंज आई। हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट की हद तक चेंज शो की थी, ग्रॉस प्रॉफिट आज हमने डिस्कस कर लिया। बताओ अभी भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अच्छा अब आगे बात को लेकर चलते हैं। अब वो कह रहा है कि आपकी सेल्स डेबिट हो रही है 3,000 से और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 1,000 से। अल्टीमेटली हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट में 3,000 से माइनस होगा और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ऐड होगा जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। तो ये देखिए ये इम्पैक्ट है इन दोनों का, ठीक है। सेल्स नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली डेबिट हो रही हैं और ये, अब सेल्स का ताल्लुक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से अपर पोर्शन से है, तो इसका सेल्स का इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आना चाहिए ये ग्रॉस प्रॉफिट में भी, ठीक है, जबकि नेट प्रॉफिट में सिर्फ वो 2,000 का फ़र्क, ये जो मैंने ब्रैकेट किया वो वाला आएगा। ओके ये भी क्लियर हो गया। अब सी में आए, सेल्स डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट। अब सेल्स का ताल्लुक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है, ये ट्रेवल डाउन करेगा। देखें सेल्स आपकी डेबिट हो रही हैं, हम कहीं सी में, अच्छा वो उसने इम्पैक्ट जो दोनों का ले लिया ना, हमने जो ये वाला किया था ना सी में ये दो इम्पैक्ट हैं, उसने उसको नेट ऑफ कर दिया, हमने अलग अलग किया, कोई बात नहीं। अब सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों ट्रेडिंग अकाउंट से ताल्लुक है ना इनका, तो ट्रेवल डाउन करेगा ना ये। सेल्स भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है ना वे, यानी कि 3,000 से आपको प्रॉफिट्स में रिडक्शन इधर शो हो रही है, वो ट्रेवल डाउन कर रहा है ना आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से आगे बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट में, तो इसलिए नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट और ग्रॉस प्रॉफिट में इम्पैक्ट, दोनों में इम्पैक्ट आएगा। जी बेटा ये उसने सी की दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए, 18,000 और 15,000 वाले, ये चीज़ डिस्कस होगी हमारे। इसके डेबिट क्रेडिट बड़ी डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीख लिए हुए हैं। अब डी पॉइंट आता है, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, इसका ताल्लुक बैलेंस शीट से है। परचेजेस क्रेडिट, इसका ताल्लुक जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से है। और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट, इसका ताल्लुक जो है इनकम स्टेटमेंट से है। अब जो परचेजेस का क्रेडिट है 24,000, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी नजर आ रहा है, ठीक है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसके बारे में याद रखिएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड का ताल्लुक जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस से है, अदर इनकम के तौर पर लेते हैं। इसको आप नेट प्रॉफिट के अंदर ही सिर्फ इम्पैक्ट देंगे, जैसे हमने ये और ये इम्पैक्ट दिया। इसने यहाँ पर जो इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में दिया, आई डोंट एग्री विद दिस। वो क्यों ऐसा कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वो ये समझ रहा है कि इसको परचेज में से माइनस होना चाहिए परचेज डिस्काउंट के नाम से। एंड प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ। आई डोंट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर ये कोई परचेज रिबेट होता, ठीक है, अगर ये कोई ऐसा डिस्काउंट होता, आप जरा इसको कॉन्सेप्चुअली देखिएगा। मेरे नज़दीक ये गुनाह कबीरा है जो इसने किया, मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। ये आप डिस्काउंट जो है वो अकाउंट्स पेएबल से अपने सप्लायर से रिसीव कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू योर क्रेडिटर्स। एक्सपेंस एस्टेब्लिश हो चुका था परचेजेस के अगेंस्ट। जरा देखो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करना है ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। आप बेटे 25,000 रुपये की परचेजेस करके एक लायबिलिटी को इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। आपकी परचेजेस रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, परचेजेस एक्सपेंस में जा चुकी हुई हैं, लायबिलिटी आपने एज्यूम कर ली हुई है कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू पे 25,000। अब आप एक सेटलमेंट डिस्काउंट को एंजॉय करने जा रहे हैं। वो सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो आप अकाउंट्स पेएबल को जब पे करने जा रहे हैं, उस वक्त आपने जो कैश पे किया 24,500, उस वक्त ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो बेटे ये डिस्काउंट रिसीव जो है ये आपकी अदर इनकम है, परचेज में से लेस करना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा। हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना कि इस डिस्काउंट रिसीव को आपने परचेज में से लेस करना है, इसको आपने अदर इनकम के तौर पर लिखना है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम पे हुई है। परचेज तो आपने पूरी एज्यूम कर ली हुई थी एज एन एक्सपेंस। इसको फॉलो कीजिएगा इस बात को, इसलिए आपने ये हरकत नहीं करनी। ये परचेज डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। मैं यहाँ पर इसको कट करके लिख रहा हूँ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका। अब वो बात आगे बढ़ती है हमारी सेल्स डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अब सेल्स का डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में इंपैक्ट कर रहा है जो कि ट्रेवल डाउन करेगा। तो सेल्स का डेबिट जो है वो जैसे हमने ये नेट प्रॉफिट में किया था, तो पीछे आप देखें आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंपैक्ट हो रहा है और आगे ट्रेवल भी कर रहा है। ठीक है बेटे, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट लेवल का इंपैक्ट है। एफ में आ जाएं, एफ में भी एक ही इंपैक्ट है परचेजेस का। अब वो परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का इफेक्ट है जो कि ट्रेवल डाउन करेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमने पहले शो कर दिया था, तो आप ये देखिए ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट कर रहा है, ट्रेवल डाउन भी कर रहा है। ओके बेटे, आगे चलते हैं। सस्पेंस अकाउंट की कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैं रिपीट करना चाहूँगा हल्का सा, ताकि अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर जो था वो नहीं अटेंड किया था तो वो इसको समझ लें। अब रिपीट करने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पोरेरी नेचर का अकाउंट होता है बेटे। टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होता है, यानी कि इसका एसेट या एक्सपेंस या इनकम या लायबिलिटी या ओनर्स इक्विटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें। ये होता क्या है? सस्पेंस अकाउंट represents a difference in trial balance। एक अकाउंटेंट जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जिसे आप बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं में जब रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर वो डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ से वो इन डेबिट और क्रेडिट को लेजर में पोस्ट करता है।
लेजर की पोस्टिंग के बाद वो अगला स्टेप बनाता है, लेजर्स को बैलेंस करता है, लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करता है और फिर उन बैलेंसेस को वो ट्रायल बैलेंस में प्लॉट करता है। अब यहाँ पर जब वो ट्रायल बैलेंस बनाता है तो उसके पास एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट लिखे होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स, ओनर्स इक्विटी से रिलेटेड अकाउंटिंग हेड। कुछ डेबिट में नजर आ रहे हैं, कुछ क्रेडिट में नजर आ रहे हैं। दोनों साइड्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है, दोनों साइड्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो आपको एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि वो क्या बात है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में हम फर्क दिखाने जा रहे हैं। डेबिट साइड पे आपके 50,000 रुपीज हैं और क्रेडिट साइड पे आपके 45,000 रुपीज हैं। डिफरेंस है 5,000 का। किस साइड पर डिफरेंस है? क्रेडिट साइड पर डिफरेंस है। ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाएगा। इस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहा जाएगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर तो सभी क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं ना। और अगर मैं एक और इसमें सिनेरियो बना रहा हूं, दूसरा ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस में आपकी क्रेडिट साइड है सपोजली 70,000 से और डेबिट साइड है सपोजली 60,000 से। तो अब 60,000 एंड 70,000 का जो डिफरेंस है वो 10,000 ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर है। इसको आप कहेंगे कि सस्पेंस अकाउंट है और इस बैलेंस को आप कहेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। ओके, तो मालूम क्या हुआ कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हमें बता सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी बता सकता है। बहुत सादा बात, लॉजिकल सीक्वेंस में ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जो भी अकाउंट अपीयर होते हैं वो तमाम डेबिट बैलेंसेस होते हैं और जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर अकाउंट अपीयर होते हैं वो तमाम क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। इफ दिस suspense account is showing or is being reported in the credit side of the trial balance, it means it is having a credit balance. और अगर वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में बैलेंस नजर आ रहा है सस्पेंस का, तो इट मींस ये एक डेबिट बैलेंस है। ये बुनियादी बात अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताइए, मैं इसको रिपीट करूं, अदरवाइज लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं अपने बच्चों के लिए कि सस्पेंस अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता तो एक बैलेंसिंग जो अमाउंट आती है उसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। वो अगर डेबिट साइड पे अपीयर हो रही है तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस आपको पता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर ही अपीयर होते हैं। लिहाजा डेबिट साइड पे अगर सस्पेंस अकाउंट अपीयर हो रहा है तो इट मींस वो डेबिट बैलेंस है सस्पेंस का। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा और आपको क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट लिखकर
ट्रायल बैलेंस डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट लिखी जाएगी, इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट का वो क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट या क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है। बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप सस्पेंस अकाउंट के साथ नहीं जीना चाहते, क्यों भाई? किसी सस्पेंस के साथ जीने का मजा आता है? नींद नहीं आती जब तक वो सस्पेंस खत्म ना हो जाए। ओके, आप उस सस्पेंस को खत्म करना चाहते हैं कि इस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्यों है। उसको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आप सस्पेंस का एक लेजर अकाउंट ओपन कर देते हैं। अब अगर डेबिट बैलेंस है, ऑब्वियसली आप ट्रायल बैलेंस से इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। हमारे केस में 10,000 का सस्पेंस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस दे रहा है। अब आप देखेंगे कि अब आप डिग आउट करेंगे, रीजन की तरफ जाएंगे, आपको नजर आएगा कि आपकी गलतियां या तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लेवल पर हैं, या लेजर में पोस्टिंग के लेवल पर हैं, या लेजर की बैलेंस करने के लेवल पर हैं, या ट्रायल बैलेंस को बनाने के लेवल पर हैं। 3 लेवल्स बेटे मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं। वो मिस्टेक्स, जो एरर्स आपके रेक्टिफाई होना रिक्वायर्ड है, जिनके लिए वो एरर्स आपके बुक कीपिंग लेवल पर भी हो सकते हैं। एरर्स may occur at this level, at this level, लेजर को पोस्ट करने, लेजर में पोस्ट करने के लेवल पर, ट्रायल बैलेंस, सॉरी लेजर के बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करने के लेवल पर, उसके बैलेंसेस कैलकुलेट करने के लेवल पर, या ट्रायल बैलेंस को बनाने के लेवल पर। ये 4 मैंने आपको बताए हैं लेवल्स एरर इनमें अकर हो सकता है। अब इन चारों जगहों पे देखना शुरू कर दिया। कुछ तो ऐसे एरर्स थे जो कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिस में देख लिया, जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं था। अगर कोई डेबिट गलत था तो क्रेडिट भी गलत था। ये जैसे ये मैंने आपको डिस्कस किए, डेबिट गलत था तो उसका कोई क्रेडिट भी था, डेबिट था तो उसका कोई क्रेडिट भी था, डेबिट था तो उसका कोई क्रेडिट भी था। लेकिन बेटे अब मैं जो एरर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, 2 या 3 एरर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट इंपैक्ट आ जाने से, या डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट दे देने से हमारा एरर खत्म हो जाता है। तो देखिएगा, एक सिनेरियो बनाते हैं। रिपेयर ऑफ ₹7,000 were wrongly recorded in the repair expense account as ₹3,000. However, cash book was correctly मैं आसान अल्फाज में, अकाउंटिंग के अल्फाज में बात कर लेता हूँ। कैश बुक वॉज करेक्टली क्रेडिटेड विथ 7,000। अब देखिए गलती क्या हुई। मैं यहां पर आपको इसकी
रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफिकेशन के इम्पैक्ट्स दिखाऊंगा और हम लर्न करेंगे। करेक्ट इसका क्या था बेटे कि रिपेयर को डेबिट होना था और कैश को क्रेडिट होना था 7000 से। इट वाज करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रॉन्ग क्या किया हमने, रिपेयर को डेबिट कर दिया 3000 से और कैश को क्रेडिट कर दिया 7000 से। बेटे पहले सबसे पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि क्या ये वाली बात हमें समझ में आती है या नहीं, कि गलती हमारी क्या है। ये गलती को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। रिपेयर 7000 की थी, आई एम रिपीटिंग, रिपेयर 7000 की थी, तो ऑब्वियसली 7000 रिपेयर एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या किया, वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस में वो रिकॉर्ड हुई 3000 के तौर पर। ओके हाँ, अलबत्ता हाउएवर कैश बुक वाज करेक्टली क्रेडिटेड, कैश बुक को हमने करेक्टली क्रेडिट किया 7000 से। अब इसकी रेक्टिफिकेशन देखिए क्या है, मैंने आपको समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जो दुरुस्त आपने काम कर दिया उसको टच भी नहीं करना। आपने कैश को दुरुस्त क्रेडिट कर दिया, दैट्स वंडरफुल, उसकी तरफ अब हमने देखना भी नहीं है। Purchases should have been debited with 7000 were wrongly debited with 3000। अब क्या करेंगे आप, रिपेयर नॉट परचेजेस, रिपेयर को आप फर्दर 4000 से डेबिट कर देंगे। हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गई। इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि किसी भी अकाउंट को अगर हम फर्दर क्रेडिट करेंगे तो वो गलत होगा। इस बात से एग्री करते हो? यहां पर मुझे यस और नो बोलो, फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। हम रिपेयर को डेबिट करके सेटिस्फाई हो गए कि दैट्स वंडरफुल, वी हैव डन आवर जॉब एंड आवर अकाउंटिंग इज करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दिस एरर नाउ। जब ये हो जाए, ऐसी बात जब ये कंडीशन आ जाए, तो आप फिर सेकंड इफेक्ट सस्पेंस को दिया करते हैं। ये सिचुएशन आपको मैं समझा चुका। जब ये कैफियत हो तो सेकंड इफेक्ट सस्पेंस को देते हैं। आप सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिपेयर 4000। मुझे बताओ ये जो रेक्टिफिकेशन हमने किया है, इसका अगर सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी तो क्रेडिट साइड पर जाएगी ना। कोई यस और नो बोले बेटे, रिप्रेजेंट करे क्लास को। सर ये करेक्शन के बाद जाएगी, करेक्शन से पहले तो डेबिट पे लिखेंगे ना। जी बेटे, ये करेक्शन से पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने बैलेंस लिया है ना, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस लिया ट्रायल बैलेंस से। तो सस्पेंस अकाउंट में तो जब सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट होगा तो तभी पोस्ट होगा ना बेटे। जी सर ठीक है, समझ आ गई। अब दूसरी गलती, वो कह रहा है कि कंप्यूटर, अब ये देखिएगा, परचेज्ड for rupees 20,000 on credit was wrongly credited to the accounts payable with rupees 26,000। गलती हो सकती है। Although computer was correctly debited, लिख देते हैं although the computer
account was correctly debited with rupees 20,000। अब इसको देख लो क्या हुआ, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग क्या है उसकी तरफ आते हैं, करेक्ट क्या है उसकी तरफ आते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन इसकी कैसे करनी है उसकी तरफ आते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि करेक्ट इसका क्या था। कंप्यूटर आपने बाय किया 20,000 से, तो आपने कंप्यूटर को डेबिट करना है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहूँगा इसमें। मेरा कौन सा बच्चा वॉलंटियर करेगा? यस सर, मैं करता हूँ। ओके जी, अब्दुल्ला नासिर, माशाल्लाह। अब्दुल्ला बेटे बताओ रॉन्ग क्या हुआ मेरे बेटे? सर रॉन्ग हमने क्रेडिट कर दिया 26,000 से। रॉन्ग ये हुआ कि हमने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया 26,000 से, और इस रॉन्ग एंट्री में डेबिट किसको किया? डेबिट हमने कंप्यूटर को सही किया 20,000 से। कंप्यूटर को हमने दुरुस्त डेबिट किया 20,000 से, ठीक है। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। अब मैंने आपको क्या समझाया हुआ है बेटे, बताओ अब्दुल्ला? कि जो करेक्ट है उसको छेड़ना भी नहीं, शाबाश, करेक्ट है उसको। एक्सीलेंट, उसको देखना है। अब इसको हमने 20 की बजाय 26 से क्रेडिट किया है, इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? सर इससे पहले कोई क्रेडिट कर 1000। हाँ, अकाउंट्स पेएबल को 6,000 से डेबिट कर देने से हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम अकाउंट्स पेएबल जो गलती से 26 से क्रेडिट हुआ है, जो कि 20 से क्रेडिट होना था, अगर हम उसको 6 से डेबिट कर दें तो हमारी सारी जिंदगी ठीक हो जाती है। अब देखो, कंप्यूटर को ठीक डेबिट होना चाहिए था, वो ठीक डेबिट हो गया 20 से। अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट होना चाहिए था 20 से, वो जो 26 से क्रेडिट था वो 6 से जब डेबिट हो जाएगा तो जिंदगी आसान, सब कुछ करेक्ट, ऑल गुड, ऑल फाइन, स्मूथ अकाउंटिंग। ऐसी सिचुएशन में सेकंड इफेक्ट किसको देंगे अब्दुल्ला बेटे? सस्पेंस अकाउंट को। शाबाश, सस्पेंस अकाउंट को। वो भी 6,000 से क्रेडिट। ये कहाँ चला गया मेरा? ये सस्पेंस अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हो गया। अब ये हमने सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट जो है वो पोस्ट किया सस्पेंस अकाउंट के अपने टी अकाउंट में, किसकी वजह से? अकाउंट्स पेएबल की वजह से। ये 6,000 हमारा जब पोस्ट हो गया, उसने हमें कहा कि और कोई एरर नहीं है, नो मोर मिस्टेक, सिर्फ ये 2 मिस्टेक्स थी। तो हमने देखा दोनों साइड्स हमारी टैली हो गई। का मतलब क्या है कि सस्पेंस अकाउंट हमारी जिंदगी से निकल गया, उसकी जगह एक डेबिट तो रिपेयर में चला गया और एक डेबिट अकाउंट्स पेएबल में चला गया। अब ट्रायल बैलेंस में ये जो डिफरेंस आ रहा था 10,000 का, वो नहीं नजर आएगा, बल्कि इधर रिपेयर्स हमारी इंक्रीज हो गई 4,000 से, और अकाउंट्स पेएबल जो थे वो डिक्रीज हो गए 6,000 से, और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल हो गए। जी मेरे बच्चों, कोई सवाल किसी बच्चे की तरफ से पूछने का, डिस्कस करने का? इफ एवरीथिंग इज ओके तो आई विल मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, जो करेक्ट पोजीशन मैं इधर लिख देता हूं, जो करेक्ट पोजीशन होगी ये हमारे अब जो रिपेयर का अकाउंट है और जो हमारा अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट है वो करेक्ट हो गया। हमारी रिपेयर पहले से डेबिट थी
3000 की वजह से बुक्स के अंदर हमने उनको फर्दर डेबिट किया सस्पेंस अकाउंट 4000 से, तो हमारी रिपेयर्स जो हैं अब ट्रायल बैलेंस में 7000 से अपीयर होंगी, तो ट्रायल टैली हो जाएगा। और हमारे अकाउंट्स पेएबल कंप्यूटर की वजह से 26 से क्रेडिट थे। हमने ये बुक्स में अकाउंटिंग की, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट किया सस्पेंस अकाउंट की वजह से 6000 डेबिट किया सस्पेंस अकाउंट की वजह से 6000 रुपीज़ के साथ। तो हमारा जो अब ट्रायल बैलेंस में अकाउंट अपीयर होगा वो 20,000 से अपीयर होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रायल टैली हो गया और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो गया। हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड पर नील नज़र आ रहा है, का मतलब है कि अब ये किताबों में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट बेटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड बच्चास। अच्छा, अब देखें जी सस्पेंस अकाउंट की चूंकि मैं बातचीत कर चुका हूँ, इसकी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। ओपनिंग है सस्पेंस अकाउंट में आपको बता चुका हूँ कि सस्पेंस अकाउंट को कैसे ओपन करना है। आप ये जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ आ रही होंगी। ये बात हम कर चुके हुए हैं। करेक्टिंग एरर्स वेयर अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। अब अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है किस सूरत में ओपन होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में फ़र्क है, ये बात हम सीख चुके हैं। जब ट्रायल बैलेंस में फ़र्क होगा सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। आइए इस छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं। A debit entry in the rent expense account has been entered as 5,000 when it should have been recorded as 5,500, but the entry in the cash book for the payment was entered correctly. ठीक है, 5,500 से आपका कैश क्रेडिट हुआ जबकि रेंट जो डेबिट हो रहा है वो 5,000 से। तो अब आप क्या करेंगे, आप रेंट को डेबिट करेंगे 5,000 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे आप 5,000 से, आपका सस्पेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं आपको समझा ही दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको स्पीड में नहीं पढ़ाना चाहिए इस स्टेज पर। डेबिट एंट्री इन द सस्पेंस हुआ क्या, जरा कर लेते हैं काम। हमारे पास सस्पेंस अकाउंट, उसने फिलहाल हमें नहीं बताया कि सस्पेंस अकाउंट कितने से अपीयर हो रहा था, लेकिन हम फिलहाल यहाँ से बात को करते हैं शुरू। अ डेबिट एंट्री इन द रेंट एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन एंटर्ड एज, ये रॉन्ग क्या हुआ, करेक्ट क्या होना चाहिए और उसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनती है। When it should have been 5,500 but the entry in the cash book for the payment was entered correctly. तो इसका मतलब करेक्ट क्या था, रेंट को डेबिट होना चाहिए था 5,500 से और बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था 5,500 से। इट वॉज करेक्ट। ओके, गलत क्या किया, हमने गलत ये किया कि हमने रेंट को तो डेबिट किया 5,000 से, हाँ अलबत्ता हमने बैंक को करेक्टली क्रेडिट कर दिया था 5,500 से। ओके, अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है, सिर्फ रेंट को अगर हम डेबिट कर दें 500 से तो बात रेक्टिफाई हो जाती है। व्हाट डज दिस मीन कि हम सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे 500 से। इसका मतलब है कि सस्पेंस का ट्रायल बैलेंस में कोई डेबिट बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस से सस्पेंस 500 डेबिट बैलेंस आया होगा, जो अब हम सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं रेंट की वजह से, तो वो नील हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सस्पेंस नील होना जरूरी है, सस्पेंस का बैलेंस नील होना जरूरी।
अब ये देखिए, अ टोटल फ्रॉम सेल्स डे बुक 1800, दिस हैड बीन पोस्टेड करेक्टली टू द सेल्स अकाउंट, बट 1080 हैज बीन पोस्टेड इन एरर टू द रिसीवेबल। अब देखो ना, सेल्स को आपने 1800 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को आपने 1080 से डेबिट किया। तो अब 720 से फर्दर जब डेबिट कर दोगे आप अकाउंट रिसीवेबल को, तो मामला ठीक हो जाएगा। बाकी का इफेक्ट जो है वो आप सस्पेंस अकाउंट को दे देंगे। ठीक है, ये वो बात है कि रिसीवेबल को डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करने से मामला दुरुस्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड 4000, जो कि हमारा एक्सपेंस है, has been recorded as credit entry in the discount received account as income by mistake। अब डिस्काउंट अलाउड को आपने डेबिट करना था, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करोगे, ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि ये गड़बड़ करती होती है ये वाली ट्रांजैक्शन, और स्टूडेंट इसमें खाम में जो हैं वो परेशान हो जाया करते हैं। आपने डिस्काउंट अलाउ किया था 4000 से, जो कि आपने रिकॉर्ड किया क्रेडिट के तौर पे डिस्काउंट रिसीव्ड को। अगर मैं फौरन जुबानी इसको डिस्कस करना चाहूँ विदाउट रॉन्ग करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन, तो क्या है कि डिस्काउंट अलाउड को मैंने डेबिट नहीं किया, इसको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो। और डिस्काउंट रिसीव्ड को गलत क्रेडिट कर दिया, हैज बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय मिस्टेक। डिस्काउंट रिसीव्ड को गलत क्रेडिट कर दिया, तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड को ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। ये दो काम करने के बाद मुझे सुकून का सांस आ गया कि मैंने ठीक कर दिया सब कुछ। अब मुझे क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ये क्रेडिट जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। बताओ, अब आप मुझे अगर कहते हो कि सर ठीक है, लेकिन इसकी वो जूनियर अकाउंटेंट वाली रॉन्ग और सीनियर अकाउंटेंट वाली करेक्ट भी बता दें, तो मैं वो भी बता देता हूँ। लेकिन मैं अब आप लोगों को मैच्योरिटी के उस लेवल पर लाना चाहता हूँ कि आप वो रॉन्ग करेक्ट को दिमाग में प्रोसेस करो, और जो एग्जाम के अंदर आपने अटेम्प्ट करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसको डायरेक्टली अकाउंट फॉर करो। रॉन्ग और करेक्ट को अब मैं करने जा रहा हूं आपके सामने डिस्कस। वो कह रहा है कि हुआ क्या, ये ज़हन में रखना कि गलती होती है, गलती कुछ भी हो सकती है। हुआ ये कि आपने जो करेक्ट करना था डिस्काउंट अलाउड 4000 से डेबिट, अब मैं सिनेरियो बना रहा हूं। आपको कैश रिसीव हुआ होगा फॉर एग्जांपल 36,000, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा 40,000 से, क्योंकि उसने कंप्लीट सिनेरियो तो नहीं बताया ना, तो मुझे वो कंप्लीट सिनेरियो बनाना पड़ रहा है। ये करेक्ट होना चाहिए था। आपने क्या किया, आपने कैश को तो ठीक से डेबिट कर दिया 36,000 से, आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को ठीक से क्रेडिट कर दिया 40,000 से, लेकिन गलती ये हो गई कि आपने डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में उसको लिख दिया 4,000। अब बताओ, डेबिट में है 36,000, क्रेडिट में है 44,000, तो ट्रायल तो आउट होगा ना। उसकी रेक्टिफिकेशन ये बनती है। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछेगा, आपसे पूरा सिनेरियो नहीं कहेगा कि आप सिनेरियो डेवलप करो। हाँ, अगर कह दे तो यू आर एक्सपर्ट टू डेवलप अ सिनेरियो नाउ। ओके, किसी बच्चे ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो ये एमसीक्यूज करे यार, एग्जामिनर इसके मुतालिक क्वेश्चनिंग करेगा। यार कुछ भी करेगा, आप लोगों को समझ आ गई है तो बस ठीक है। अब जो जहां से मर्जी आए छक्का मारना है, ठीक है। वो बेशक फुल टॉस फेंके, बेशक जनाब वो आपको, अब मुझे बॉलिंग का पता नहीं है, शॉर्ट पिच फेंके या जो भी, आपने छक्का मारना है, आपको छक्का मारना आ गया, ठीक है। यार कर मारे बेशक,
वो आप छक्का मारना आपको आ गया। देखो देखो बेटे, मैंने आपको एक मर्तबा अपनी कहानी बताई थी जब मैंने अकाउंटिंग को तैयार किया था। मैंने फुल फ्लैश अकाउंटिंग को तैयार करके इतना रिलैक्स था एग्जामिनेशन डे पर कि बहुत रिलैक्स वे में एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हुआ, और ये जहन में था कि एग्जामिनर कहाँ से आएगा, मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, वो कहीं से भी पूछेगा तो मैंने उसको तैयार किया हुआ है। ये लेवल रिक्वायर्ड है बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। यानी कि कोई वो एग्जाम रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे, कोई आपको एक रेगुलर ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे, कहीं से पूछे, आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है, डेबिट क्रेडिट पे ग्रिप है, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके दिमाग में फ्रेश हैं, कहीं से आ जाए, जैसा मर्जी सवाल उठा के ले आए, जैसा मर्जी सिनेरियो क्रिएट कर ले, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है while entering into the examination hall। ठीक है, और ये मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जो हैं इसको एंजॉय करें, इस लेवल को। अच्छा जी, अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। A payment to a supplier 23,500 has been recorded in the cash book bank column in the general ledger but has not been recorded in the trade payable account। अब जरा जुबानी करते हैं। क्या हुआ, आपने 23,500 पे किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है, बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द ट्रेड पेएबल। आपने ट्रेड पेएबल को डेबिट ही नहीं किया, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। आप ट्रेड पेएबल को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर दें, क्योंकि मैंने ये समझाया हुआ है कि कोई एक अकाउंटिंग इफेक्ट देने से अगर मामला रफा दफा हो जाए तो सेकंड अकाउंटिंग इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट को दिया जाता है। As a result, total credits exceeds total debits in the trial balance with 23,500, obviously यही impact आना था, and a suspense account was opened or must be opened with the debit balance of ये 23,500 से आपका जो है वो suspense account open हो गया। अब उस suspense account को आपने eliminate करना। अब इस सिनेरियो को अगर आप चाहते हैं तो मैं, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पर हैं, मैं आपको ये सिनेरियो यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि सप्लायर को 23,000 आपने पेमेंट की। अगेन मैं फिलहाल आपको वही रॉन्ग करेक्ट सीनियर का एडवाइस और रेक्टिफिकेशन आपका कहना मान लेना, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आपने अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करना था 23,500 से, और बैंक को या कैश को व्हाट्सोएवर आपने क्रेडिट करना था 23,500 से। आपने गलत क्या किया, पेमेंट टू ए सप्लायर 23,500 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द जनरल लेजर बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल को नहीं, आपने डेबिट किया ही नहीं, डेबिट जीरो, और क्रेडिट आपने बैंक अकाउंट को कर दिया 23,500। गलती तो गलती है बेटे, गलत हो सकता है, डेबिट करना ही भूल गए, डेबिट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ आपने पेमेंट रिकॉर्ड की बैंक अकाउंट के अंदर। अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जो तो करेक्ट है उसको मैंने कहा हुआ टच ही नहीं करना, उसको तो कुछ भी नहीं करना। अकाउंट्स पेएबल को जो डेबिट करना था, डेबिट कर देंगे 23,500 से। तो अब सेकंड इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट, एक्सीलेंट। सेकंड इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट 23,500। जी मेरे बच्चों, एनी कंफ्यूजन? यहां पर जो वो कह रहा है एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट वो कह रहा है कि हमने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया। वो सस्पेंस अकाउंट जो है वो आप भी ओपन करके देख लें। अब वो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे ओपन हुआ, यस बिल्कुल डेबिट पे ओपन होगा। आप ये सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रायल बैलेंस से उसका डेबिट बैलेंस इधर लेकर आइए, क्योंकि
डेबिट साइड जीरो है ना ट्रायल बैलेंस में। अगर यही एक अकाउंटिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जीरो है, तो डेबिट साइड पे जब आप लिखेंगे 23,500 तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा ना। ट्रायल की डेबिट पर डेबिट बैलेंसेस आते हैं, ये याद रखना। रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल की डेबिट साइड पर डेबिट बैलेंसेस ही लिखे जाते हैं। तो वो जो आप सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे इधर वो डेबिट बैलेंस ही होगा, वो आपने यहाँ पे लिया। अब देखें इस एंट्री को आप जब सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड पे करेंगे। अकाउंट्स पेएबल की वजह से सस्पेंस अकाउंट 23,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों साइड्स बराबर, बैलेंस नील, बात खत्म। ऑलराइट, वेरी वेल बच्चों। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइम की कमी की वजह से सिर्फ मैं डिस्कस कर सकूंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसकी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड टोटल डेबिट वाज 459,100 एंड टोटल क्रेडिट वाज 459,700। अब देख लो, मैं जस्ट डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं यहां पर कि एक ट्रायल बैलेंस है, उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल 459,100 और 459,700। तो सस्पेंस अकाउंट किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर, इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, ये 459,700, 459,700। On investigation, following errors are found. Sales return of 800 were recorded correctly in the receivable. अब देखो सेल्स रिटर्न की वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए अब, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होती है in the general ledger, but they have been recorded incorrectly as credit in the purchase return. हमने परचेज रिटर्न में उनको इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया। ओके, अब आप उसको क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करने की बजाय आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। आप एक मरतबा परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे ताकि परचेज रिटर्न ठीक हो जाए, दूसरी मरतबा सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे ताकि सेल्स रिटर्न को उसका डेबिट मिल जाए। आई एम लीविंग दिस करेक्शन ऑन यू, खुद आप इस पे मेहनत करेंगे और अगर समझ नहीं आएगी तो आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। इन द सेल्स डे बुक, अब सेल्स डे बुक क्या होती है? जिसमें कि आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और उस सेल्स डे बुक का टोटल जो है अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट होता है। द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली, उसकी आपने जो टोटल किया सेल्स डे बुक का, जिसने अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट जाना था और सेल्स को क्रेडिट जाना था, वो टोटल गलत हो गया। द टोटल शुड बी 26,420, ओके, बट द टोटल वाज अंडरकास्ट बाय 1,000। आपने कम उसको टोटल किया। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रायल, आप कैलकुलेटर को जब यूज करते हैं प्लस या माइनस के लिए, इसको कहते हैं कास्टिंग, CASTING। अंडरकास्ट का मतलब कम टोटल हो गया 1,000 से। द टोटल वाज एडेड अप एज 25,000। तो अंडरकास्ट आपकी सेल्स डे बुक कम टोटल हो गई का मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल को कम डेबिट किया, अकाउंट्स आपका सेल्स को कम क्रेडिट किया। द करेक्ट अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड द रिसीवेबल। अच्छा, वो कह रहा है कि ऑल दो रिसीवेबल को ठीक अमाउंट डेबिट हो गई, सेल्स में 1,000 से वो कह रहा है कम क्रेडिट किया। ओके, कह रहा है कि ओपन अ सस्पेंस अकाउंट एंड रिकॉर्ड द बुक कीपिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड इन द करेक्ट एरर्स। तो ये जनाब आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और ये दो अकाउंटिंग एंट्रीज आप उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, अब ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। इंशाल्लाह ताला आप लोग आई ट्रस्ट के कम से कम 3 क्वेश्चंस
तो सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक इट एज योर होमवर्क कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग एट होम। और उसके बाद कल का जो लेक्चर होगा फर्दर प्रैक्टिस का होगा। कुछ थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल बातें मैं करूंगा आप लोगों के साथ कि ये एरर्स हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। अब चूंकि मैं मुकम्मल तौर पे तस्वीर कशी कर चुका हूँ इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की आपके साथ, इनको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर चुके हैं, तो कल का लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह ताला वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। ओके बेटो, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जतें दे, खैर खैरियत से रहो, पेरेंट्स की ख़ास जो है वो दुआएं लो और तंग ना किया करो पेरेंट्स को। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।